नेक्स्ट हेडिंग ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड आपको बताया गया है कि हमारी अर्थ ऐसी हर बॉडी को जिसमें मास हो अपनी तरफ खींचती है। अर्थ हर बॉडी को खींच सकती है, बस उसमें मास होना चाहिए। तो ऐसी कोई भी बॉडी, ऐसी कोई भी पार्टिकल जिसमें मास हो उसको अर्थ अपनी तरफ खींचती है, उस पर अर्थ अट्रैक्शन फोर्स लगाती है। ठीक, तो इसका मतलब एक चीज़ और यहाँ समझ लीजिए कि मैंने बताया कि कोई भी ऐसी बॉडी, कोई भी ऐसा पार्टिकल जिसमें मास हो उसको अर्थ अपनी तरफ खींचती है, उस पर अर्थ फोर्स लगाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोई पार्टिकल या कोई बॉडी इस पूरे यूनिवर्स में कहीं भी हो तो अर्थ उसे खींच लेगी, ऐसा नहीं है। यदि कहीं भी अर्थ खींच लेगी तो अर्थ दूसरे प्लेनेट को भी खींच लेती, सन को भी खींच लेती। बोलो, एक्चुअली उसमें है क्या कि अर्थ के चारों तरफ एक सर्टेन रीजन है, एक सर्टेन बाउंड्री है। उस बाउंड्री या रीजन के अंदर यदि कोई बॉडी रख दी जाए तो अर्थ उसे खींचेगी। उस रीजन के बाहर यदि वो बॉडी रख दिया जाए तो अर्थ उसे नहीं खींचेगी। जैसे आप जानते हो कि मैग्नेट आयरन पीस को खींचता है। तो यदि मान लीजिए इस कमरे में हमने एक मैग्नेट रख दिया तो क्या ये दिल्ली से आयरन पीस को खींच लेगा? खींच लेगा? तो मैग्नेट आयरन को खींचता है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आयरन कहीं भी रख दीजिए तो मैग्नेट उसको खींच लेगा। मैग्नेट के चारों तरफ भी एक रीजन है, उस रीजन के अंदर यदि कोई आयरन पीस रखोगे तो, और इस रीजन के बाहर रखेंगे तो नहीं खींच पाएगा। तो दुनिया में जितनी भी ऐसे सिस्टम या बॉडीज हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, जो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, जैसे चार्ज पार्टिकल को ही ले लीजिए, तो एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाता है। यदि दोनों सेम चार्ज हैं तो रिपेल करेंगे, अपोजिट है तो अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन फोर्स लगाएंगे। मैग्नेट भी फोर्स लगाता है आयरन पीसेस पर, अर्थ भी फोर्स लगाती है बॉडीज पर। तो ये जितने भी बॉडीज या सिस्टम हैं जो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, उन सबकी एक लिमिट है, एक रेंज बना हुआ है। उस रीजन के अंदर ही उनका इफेक्ट होता है, उस रीजन के अंदर ही उनका असर होता है। अब जैसे मैग्नेट के चारों तरफ एक रीजन बना दिया, अब इस मैग्नेट का प्रभाव इसी रीजन में बस रहेगा, इस रीजन तक ही मैग्नेट का प्रभाव रहेगा। इस रीजन के बाहर मैग्नेट का कोई असर नहीं होगा। तो मैग्नेट के चारों तरफ का वह रीजन जहाँ तक मैग्नेट का असर है, मैग्नेट का प्रभाव है, इसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक उसी तरह से मैंने बताया कि अर्थ भी बॉडीज को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्स में कहीं भी कोई बॉडी हो तो अर्थ उसे अट्रैक्ट कर लेगी, ऐसा नहीं है। अर्थ के चारों तरफ भी एक सर्टेन रीजन है, उस रीजन के अंदर जो आएगा उस पर अर्थ फोर्स लगाएगी। उस रीजन के बाहर यदि कोई हो तो अर्थ उसको अट्रैक्ट नहीं करेगी, उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगी। मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ है, तो अर्थ के चारों तरफ भी एक रीजन है, इफेक्टिव रीजन है। इस इफेक्टिव रीजन के अंदर यदि कोई ऐसी बॉडी रख दो जिसमें मास हो, तो मान लीजिए हमने एक बॉडी रख दिया जिसमें मास m है, तो अर्थ उसे अट्रैक्ट करेगी, उस पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगी, ग्रेविटी फोर्स लगाएगी। इस रीजन के बाहर अभी ये बॉडी रख दें तो अर्थ का अट्रैक्शन फोर्स काम नहीं करेगा। आप जानते हो कि जैसे मान लीजिए ये हमारी अर्थ है और ये मून है, तो अर्थ के चारों तरफ भी एक रीजन है जहाँ तक अर्थ का अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, वैसे ही मून के चारों तरफ भी एक रीजन है जहाँ मून का अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। बीच में एक ऐसा लेयर है, एक ऐसा रीजन है जहाँ पे ना अर्थ का अट्रैक्शन फोर्स काम करता है ना मून का। ये रीजन अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर है, ये मून के इफेक्टिव रीजन से बाहर है। यहाँ पर आप चले जाइए
तो आप हवा में लटकते रहेंगे, ना अर्थ खींचेगी ना, ऐसे बीच में हवा में तैरते रहेंगे आप, आपका कोई वेट नहीं होगा, आप वेटलेस हो जाओगे और आपको कोई नहीं खींचेगा। ठीक है, ये चीज़ होती है। तो अर्थ के चारों तरफ मान लीजिए ये रीजन है जहाँ तक अर्थ का इफेक्ट काम करता है, अर्थ का असर काम करता है। तो इसी शेडेड रीजन को हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। इसी शेडेड रीजन को हम, अब मैग्नेट के चारों तरफ यही रीजन था तो उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अर्थ के चारों तरफ ये रीजन है तो इसलिए नाम बदल दिए कि मैग्नेट के चारों तरफ जो रीजन था, जहाँ तक मैग्नेट का असर था, उस फील्ड का नेचर बिहेवियर अलग था, और अर्थ के चारों तरफ ये जो रीजन है इसका नेचर बिहेवियर अलग है, इसलिए दोनों के अलग अलग नाम रखे हैं। एक बात और, ऐसा भी नहीं है कि केवल अर्थ के चारों तरफ ये इफेक्टिव रीजन होता है। दुनिया की ऐसी कोई भी बॉडी जिसमें मास हो, उसके भी चारों तरफ ये रीजन होता है। क्योंकि अभी मैंने उस दिन बताया था कि न्यूटन साहब ने बताया था कि एवरी पार्टिकल ऑफ यूनिवर्स अट्रैक्ट्स टू ईच अदर। इस यूनिवर्स का हर पार्टिकल एक दूसरे को खींचता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल अर्थ ही अट्रैक्ट करती है, ये डस्टर भी अपनी तरफ हर बॉडी को अट्रैक्ट करता है। तो जो प्रॉपर्टी अर्थ में वही डस्टर में भी है। तो यदि अर्थ के चारों तरफ इफेक्टिव रीजन है तो डस्टर के चारों तरफ भी इफेक्टिव रीजन है। वहीं तक यदि कोई बॉडी है तो डस्टर उस पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, उस रीजन के बाहर कर दीजिए तो डस्टर भी उस पर फोर्स नहीं लगाएगा। तो अर्थ या कोई भी ऐसी बॉडी जिसमें मास हो, उसके चारों तरफ का वो रीजन जहाँ तक इसका असर काम करता हो, उसी रीजन को, तो ग्रेविटेशनल फील्ड का एक सिंपल डेफिनेशन दे सकते हो, ए रीजन सराउंडिंग द अर्थ in which gravitational force can be experienced, a region surrounding the earth in which gravitational force can be experienced called ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ के चारों तरफ का वो रीजन जिसमें हम ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस कर सके, जहाँ तक ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस हो उसी रीजन को ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। और ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर यदि कोई पॉइंट आपको दे दिया गया है तो उस पॉइंट को इन्फिनिटी कहते हैं। ए पॉइंट आउटसाइड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड इन्फिनिटी। यानी ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर यदि कोई पॉइंट है तो समझिए वो हमारे लिए कहाँ है, इन्फिनिटी पर है। तो जैसे कभी कभी कहा जाता है कि एक बॉडी को इन्फिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड में लाइए, तो इन्फिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड में लाने का मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर से अंदर लाइए। अब इन्फिनिटी का यहाँ मैथमेटिकल मतलब नहीं है कि कई खरब खरब किलोमीटर, उतना इन्फिनिटी मतलब क्या। इन्फिनिटी का सीधा मतलब है कि फील्ड से बाहर। यदि कहा जाए कि एक बॉडी को ग्रेविटेशनल फील्ड से इन्फिनिटी पर ले जाइए तो फील्ड के अंदर से बाहर कर दीजिए। एक बॉडी को इन्फिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड में लाइए तो बाहर से अंदर कर दीजिए। ठीक है, तो इन्फिनिटी का सेंस यहाँ यही है, ए पॉइंट आउटसाइड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड इनफाइनाइट। और ग्रेविटेशनल फील्ड का सबसे बढ़िया डेफिनेशन, ए रीजन सराउंडिंग द अर्थ इन विच ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस। अर्थ के चारों तरफ का वो रीजन जिसमें हम ग्रेविटेशनल फील्ड को महसूस कर सकते हो, उसी रीजन को ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। और ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर का हर पॉइंट इनफाइनाइट है। अब देखिए, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड
देखिए इंटेंसिटी एक ये जो वर्ड है ये बड़ा यूनिवर्सल वर्ड है, ये कई जगह यूज होता है। केवल ऐसा नहीं है कि ग्रेविटेशनल फील्ड, केवल ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशन पढ़ने में इंटेंसिटी का यूज होता है। ये दुनिया में जितने फील्ड हैं, चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड हो जो अर्थ ने क्रिएट किया है, चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो जो मैग्नेट ने क्रिएट किया है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जिसको चार्ज ने क्रिएट किया है, तो चाहे चार्ज द्वारा प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेट द्वारा प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड हो या अर्थ द्वारा प्रोड्यूस ग्रेविटेशनल फील्ड हो, तीनों ही फील्ड में इंटेंसिटी वर्ड यूज होता है। इंटेंसिटी को एक तरह से फील्ड की स्ट्रेंथ कह सकते हो, फील्ड की ताकत। मान लीजिए हमने एक ग्रेविटेशनल फील्ड लिया, ये अर्थ है और अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फील्ड है। यहाँ पर अर्थ का फील्ड कमज़ोर है और यहाँ अर्थ का फील्ड स्ट्रांग है, तो इसका मतलब यहाँ इंटेंसिटी कम है, यहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा है। तो इंटेंसिटी एक तरह से फील्ड की स्ट्रेंथ होती है, फील्ड के स्ट्रेंथ को इंटेंसिटी कहते हैं। और इंटेंसिटी से हमें तमाम बातों की जानकारी होती है। जैसे आपसे कोई पूछ दे कि इंटेंसिटी की पढ़ाई क्यों करते हो, इंटेंसिटी है क्या, इसको निकालते क्या है, कैसे है, ये तो अलग का सवाल है। आपसे कोई पूछ दे कि इंटेंसिटी की पढ़ाई हम करते क्यों हैं, चाहे वो किसी फील्ड की इंटेंसिटी हो, क्यों पढ़ते हैं, तो सीधा सीधा बताइए कि कोई भी फील्ड है, एक रीजन है किसी फील्ड का, तो यदि कोई फील्ड कहीं क्रिएट किया गया है तो उस फील्ड के अंदर कहाँ पे फील्ड स्ट्रांग है, कहाँ पे फील्ड वीक है, इसकी जानकारी हमको इंटेंसिटी से ही होती है। अब जैसे ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, अब पूछा जाए इस ग्रेविटेशनल फील्ड में कहाँ पे फील्ड स्ट्रांग है और कहाँ पे फील्ड वीक है, तो इसकी भी जानकारी इंटेंसिटी से ही होगी। मान लीजिए आपको ग्रेविटेशनल फील्ड में हमने 2 पॉइंट दे दिया, एक ए और एक बी, और हमने पूछ दिया कि बताओ पॉइंट ए पर फील्ड स्ट्रांग है कि पॉइंट बी पर स्ट्रांग है, तो आप क्या कीजिए कि पॉइंट ए पर इंटेंसिटी निकाल लो, पॉइंट बी पर इंटेंसिटी निकाल लो। जहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा आए वहाँ समझो फील्ड स्ट्रांग है, और जहाँ पे इंटेंसिटी कम आए समझिए फील्ड वीक है। तो इंटेंसिटी पढ़ने से पहली जानकारी तो ये होती है कि हम किसी भी फील्ड के किसी भी पॉइंट पर फील्ड की स्ट्रांगनेस या वीकनेस बता सकते हैं कि फील्ड कहाँ स्ट्रांग है, कहाँ वीक है। दूसरी बात, ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है, ये तीनों के तीनों वेक्टर फील्ड हैं, यानी हर पॉइंट पर इन फील्ड का अपना फिक्स डायरेक्शन होता है। चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड हो। और हाई स्कूल में आप लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़े भी हैं, तो मैग्नेट के चारों तरफ जो लाइनें खींची जाती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो फील्ड का डायरेक्शन ही तो बताती हैं। तो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड हो, तीनों ही वेक्टर फील्ड हैं। और इन फील्ड के अंदर कहीं भी कोई पॉइंट लोगे वहाँ फील्ड का अपना एक डायरेक्शन होगा। जैसे मान लीजिए ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसके अंदर हमने एक पॉइंट ए ले लिया। अब पॉइंट ए पर इस ग्रेविटेशनल फील्ड का कोई न कोई फिक्स डायरेक्शन होगा, तो किसी फील्ड का किस पॉइंट पर क्या डायरेक्शन है, इसकी भी जानकारी हमको इंटेंसिटी से ही होती है। तीसरी बात, कहाँ पे फील्ड मौजूद है, कहाँ पे फील्ड नहीं है, इसकी भी जानकारी इंटेंसिटी से ही होती है। मान लीजिए ये कमरा है, रूम है, इस रूम में हमने 3 पॉइंट दिया और कहा चेक करो कि कहाँ कहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड है और कहाँ कहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है। तो आप सीधा सीधा तीनों जगह इंटेंसिटी निकाल दीजिए। जहाँ जहाँ इंटेंसिटी कुछ आए वहाँ फील्ड है, और जहाँ इंटेंसिटी 0 आ जाए वहाँ फील्ड नहीं है। तो इंटेंसिटी से हम ये भी चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे वो फील्ड है, कहाँ पे वो फील्ड नहीं है। यदि हम ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी निकालते हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड चेक हो जाएगा कहाँ है नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी पढ़ते हैं तो उससे मैग्नेटिक फील्ड चेक हो जाएगा कहाँ है कहाँ नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालते हैं तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड चेक हो जाएगा कहाँ है नहीं। ये तीनों फील्ड में इंटेंसिटी अपनी अपनी अलग अलग होती है। ठीक। चौथी बात,
यदि ग्रेविटेशनल फील्ड में आपने कहीं कोई बॉडी रख दिया तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, किधर लगेगा, इस बात की भी जानकारी हमको इंटेंसिटी से ही होती है। तो इंटेंसिटी फिजिक्स की इतनी महत्वपूर्ण क्वांटिटी है, इतनी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, जिसके हेल्प से हम किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड को पूरी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके विषय में जान सकते हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारे तथ्यों को हम दूसरों को समझा सकते हैं, उस पूरे फील्ड का एक्सप्लेनेशन खुद भी कर सकते हैं, दूसरों को समझा भी सकते हैं, उस फील्ड को समझ भी सकते हैं। तो यदि आपसे कोई पूछे कि इंटेंसिटी की पढ़ाई करते क्यों हो, तो बता दीजिए कि इंटेंसिटी ही वो क्वांटिटी है जिसके हेल्प से हम ग्रेविटेशनल फील्ड को पूरी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। उस फील्ड के बारे में बहुत सारी जानकारियां हमको मिल सकती हैं यदि हमें इंटेंसिटी का नॉलेज है। तो भाई इंटेंसिटी से ही आप चेक कर पाते हो कि फील्ड कहाँ स्ट्रांग है, कहाँ वीक है। इंटेंसिटी से ही आप निकाल पाओगे कि फील्ड का किस पॉइंट पर किधर डायरेक्शन है। इंटेंसिटी से ही निकाल पाओगे कि कहाँ पे फील्ड है, कहाँ पे फील्ड नहीं है। इंटेंसिटी से ही निकाल पाओगे कि यदि फील्ड में कोई बॉडी रखी गई हो तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, किधर लगेगा, कितना लगेगा, और ये सारी की सारी जानकारियाँ हमको इंटेंसिटी से होती हैं। इसलिए इंटेंसिटी फिजिक्स की एक बहुत महत्वपूर्ण क्वांटिटी है। इसलिए हम जो भी फील्ड पढ़ते हैं, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे मैग्नेटिक फील्ड, चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड, उसकी इंटेंसिटी हमको जरूर जाननी चाहिए, क्योंकि बिना इंटेंसिटी की जानकारी के आपका ज्ञान उस फील्ड के विषय में बेहद अधूरा रहेगा। और यदि आप इंटेंसिटी जानते हैं, इंटेंसिटी निकालना आपको आता है, तो आप किसी भी फील्ड के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ पा सकते हैं या दूसरों को समझा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इंटेंसिटी की पढ़ाई क्यों महत्वपूर्ण है ये आपको बता दिया। अब मान लीजिए इस कमरे में हमने 2 पॉइंट दे दिया और पूछा बताओ कहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा, कहाँ पे फील्ड स्ट्रांग है और कहाँ पे फील्ड वीक है। क्या करोगे, दोनों जगह इंटेंसिटी निकालेंगे। जहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा आएगी वहाँ फील्ड स्ट्रांग है, जहाँ इंटेंसिटी कम आएगी फील्ड वीक। तो अब इंटेंसिटी को निकालते कैसे हैं, उसका तरीका क्या है, समझ लीजिए, फिर डेफिनेशन बताते हैं। जैसे मान लीजिए, अच्छा ये भी बताया हो कि ग्रेविटेशनल फील्ड केवल अर्थ क्रिएट नहीं करती, दुनिया की कोई बॉडी जिसमें मास हो वही अपने चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करती है। हम लोगों में भी मास है, हम लोग भी अपने चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट किए हैं। डस्टर में भी मास है, डस्टर भी अपने चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट किया है। तो मान लीजिए कि ये कोई एक बॉडी है जिसका मास कैपिटल एम है और इसने अपने अराउंड ये ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट किया है। ठीक, या ऐसे भी मास छोड़ दीजिए, मान लीजिए यह एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हमें कहीं कोई पॉइंट दे दिया गया P, यहां दे दिया गया, चाहे यहां दे दिया, कहीं भी पूरे फील्ड के अंदर कहीं एक पॉइंट दे दिया गया, यहां दे दिया गया, चाहे यहां दे दिया गया, और कहा गया यहाँ पर इंटेंसिटी बताइए। तो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर कहीं भी कोई पॉइंट दिया जाए और कहा जाए कि वहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी बताइए, तो क्या कीजिए कि वहाँ पर एक मास रख दीजिए, वहाँ पर एक छोटा सा मास रख दीजिए और देखिए कि उस मास पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, उस मास पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा। जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा उसी में उस मास से डिवाइड कर दीजिए तो इंटेंसिटी उस पॉइंट की आ जाएगी। यानी इंटेंसिटी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन मास। तो इंटेंसिटी को डिफाइन करना हो तो एक फार्मूले से डिफाइन कर सकते हो, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन यूनिट मास। हमने फार्मूला से डेफिनेशन सिखाया था कि जो अपान के नीचे रहता है उसके पहले पर यूनिट लगा देते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का डेफिनेशन हो जाएगा कि द
ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन यूनिट मास at a point is called intensity at that point। यानी ग्रेविटेशनल फील्ड के भीतर किसी भी पॉइंट पर आप इंटेंसिटी निकालना चाहते हो तो वहाँ पर एक छोटा सा पार्टिकल मास रख दीजिए और देखिए कि उस पर कितना फोर्स लगा। जितना फोर्स लगा उसी में मास से डिवाइड कर दीजिए, इंटेंसिटी निकल जाएगा। अब इंटेंसिटी का आप यूनिट लिख लीजिएगा। यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर केजी। अब यहाँ इसका डायमेंशन भी लिख लीजिएगा। तो न्यूटन का डायमेंशन mL/-2 अपॉन केजी का m, तो ये हो जाएगा L/-2। इंटेंसिटी एक प्योर वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन हमेशा उधर ही होता है, इधर ग्रेविटेशनल फोर्स का होता है। तो इंटेंसिटी जब वेक्टर क्वांटिटी हो गई तो इसके फार्मूले का यदि वेक्टर फॉर्म लिखना हो कैसे लिख सकते हो? तो यहाँ पर अगले पॉइंट में लिख दिया जाएगा इंटेंसिटी इज प्योर वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इंटेंसिटी का डायरेक्शन हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स के डायरेक्शन में होता है। जिधर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इंटेंसिटी का डायरेक्शन उधर ही होगा। ठीक, तो ग्रेविटेशनल फील्ड के भीतर किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना है तो वहाँ एक मास रख दो और देखो कि उस पर कितना फोर्स लगा। जितना फोर्स लगा उसी में मास से डिवाइड कर दीजिए। या दूसरा भी तरीका है, यूनिट मास रख दो। ऐसा मास जो 1 ग्राम हो या 1 किलोग्राम हो या 1 कुंटल हो, मास 1 हो। तो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना है तो एक तरीका ये भी है कि वहाँ एक यूनिट मास रख दो और देख लो उस पर कितना फोर्स लगा, वही इंटेंसिटी है। तब आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए इस रूम में मैंने यहाँ एक पॉइंट दिया और कहा यहाँ इंटेंसिटी निकाली है, तो यहीं पर आगे एक यूनिट मास रख दो और देखो कि उस पर कितना फोर्स लगा, वही वहाँ की इंटेंसिटी हो जाएगी। और इंटेंसिटी का यदि डायरेक्शन पूछा जाए तो जिधर ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन है उधर इंटेंसिटी का डायरेक्शन। अब ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो इस फार्मूले से निकल जाएगा। तो इससे इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा और जिधर ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन है उधर इंटेंसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह आप इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं और डायरेक्शन भी बता सकते हैं। Determination of intensity due to a point mass। Determination of intensity due to a point mass। जैसे मान लो ये कोई पॉइंट मास है जिसकी वैल्यू m है। पॉइंट मास का मतलब यहाँ ये है कि जैसे कोई बॉडी है, उसने अपने अराउंड जो ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट किया है, उस पूरे फील्ड के साइज के कंपेयर में उसकी खुद की साइज नेग्लिजिबल हो, तो उस बॉडी को आप पॉइंट बॉडी कह सकते हो, पॉइंट मास कह सकते हो। या इसका दूसरा भी मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है और उसका ऑब्जर्वेशन हम इतनी दूर से कर रहे हैं कि उस डिस्टेंस के कंपेयर में उसकी साइज नेग्लिजिबल है, तो वहाँ पर वो बॉडी पॉइंट ऑब्जेक्ट या पॉइंट मास या पॉइंट बॉडी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए सन है, अब सन का ग्रेविटेशनल फील्ड हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ अर्थ सरफेस पर, तो जहाँ हम ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं वहाँ से सन की जो डिस्टेंस है 14 करोड़ कुछ किलोमीटर, यदि इस डिस्टेंस के कंपेयर में सन की साइज नेग्लेक्ट हो तो सन ही हमारे लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट या पॉइंट मास हो जाएगा। ठीक है ना? तो मान लीजिए ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिसका मास है कैपिटल M और इसने अपने अराउंड इतने रीजन में ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट किया है। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट द्वारा क्रिएट किया हुआ ग्रेविटेशनल फील्ड है।
ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब इस ग्रेविटेशनल फील्ड में आपको एक पॉइंट दे दिया गया P, जिसकी डिस्टेंस पॉइंट ऑब्जेक्ट से r है, और कहा गया इस P पॉइंट पर इंटेंसिटी बताइए। इस पॉइंट ऑब्जेक्ट ने जो अपने अराउंड ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट किया है, उसी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आपको एक पॉइंट दे दिया गया P, और कहा गया कि इस P पॉइंट पर इंटेंसिटी बताइए। तो अभी हमने बताया है कि ग्रेविटेशनल फील्ड के भीतर किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना है तो वहाँ एक मास रख दीजिए। मान लीजिए हमने मास रख दिया। अब देखेंगे कि इस मास पर कितना फोर्स लगा, तो इस मास पर फोर्स यही लगाएगा ना, और दो मास हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, रिपेल तो करते नहीं हैं, तो ये वाला मास इस पर फोर्स इधर ही लगाएगा ना। कितना लगाया देखिए, द फोर्स ऑन मास m एट पॉइंट P, तो कितना फोर्स लगा न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ से निकल जाएगा। तो क्या फार्मूला है, G m1 मीन्स कैपिटल M, तो ये तो हो गया कितना फोर्स लगा। अब हमने बताया किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना है तो उस पॉइंट पर एक मास रख दो और देखो कि उस पर कितना फोर्स लगा। जितना फोर्स लगा उसी में मास से, देयरफॉर द इंटेंसिटी एट पॉइंट P निकालना है, तो क्या कीजिए कि जितना ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी में मास से, जो मास रखे हो उसी से डिवाइड करना है। अब ग्रेविटी फोर्स हो गया Gm स्मॉल m अपान r स्क्वायर अपान कैंसिल हो जाएगा I इज इक्वल टू, ये इंटेंसिटी का फार्मूला है। ठीक, यदि मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट की जगह अर्थ हो, तब यही इंटेंसिटी का फार्मूला हो जाएगा Gmi अपान, क्योंकि इसका मास किसका ले लेंगे, यहाँ पर एक सिंपल हमने बॉडी ली थी और इंटेंसिटी निकाला इतना है। यदि इसी बॉडी की जगह हम अर्थ ले लें और तब डिराइव करें तो फार्मूला तो वही आएगा, बस मास की जगह अर्थ का मास आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट के ड्यू टू, ध्यान देना ये इंटेंसिटी का फार्मूला निकालने का है पॉइंट ऑब्जेक्ट के ड्यू टू, या पॉइंट ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना है तो आप इससे निकाल सकते हैं। यदि आपसे कहा जाए कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी बताइए, तो G का वैल्यू रख दीजिए, अर्थ का मास रख दीजिए। अब इंटेंसिटी जहां पूछा गया उसकी डिस्टेंस अर्थ से कितनी है, यहां रख दीजिए, तो इंटेंसिटी निकल जाएगी। और हमने बताया था कि इंटेंसिटी का डायरेक्शन हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स की ओर होता है, तो चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लगा, इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन इधर ही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से यदि कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, अर्थ भी पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकती है, बस यही है कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी ऐसे पॉइंट पर निकालिए जहां से अर्थ की जो डिस्टेंस है उसके कंपेयर में अर्थ की साइज छोटी है, नेग्लिजिबल हो, तो वो अर्थ भी क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये स्पेशल फार्मूला जो है ये तभी लगा सकते हो कि जब पॉइंट ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी पूछा जाए। ठीक, अगला हेडिंग लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसका यूज आगे भी है, सैटेलाइट में भी है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देखिए, ग्रेविटेशनल फील्ड के भीतर किसी भी पॉइंट पर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो आप क्या कीजिए कि कोई एक बॉडी इन्फिनिटी पर रखिए और वहाँ से उठाकर ग्रेविटेशनल फील्ड में उस पॉइंट पर लाइए जहाँ पे आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई।
और देखिए आपने लाने में कितना वर्क किया। जितना वर्क करोगे वही वहाँ की पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे मान लो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये, मान लीजिए ये हमारी अर्थ ही है, सपोज कर लीजिए ये अर्थ है, तो अर्थ का मास है mv, और अर्थ ने अपने अराउंड ये ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट किया है। ये अर्थ द्वारा प्रोड्यूस ग्रेविटेशनल फील्ड है। अर्थ द्वारा प्रोड्यूस्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। अब इस ग्रेविटेशनल फील्ड में आपको एक पॉइंट दे दिया गया P, जिसकी डिस्टेंस अर्थ से r है। हमने बताया था कि डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लेते हैं। तो मान लीजिए ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है और अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में आपको एक पॉइंट दे दिया गया P, जिसकी डिस्टेंस अर्थ से r है, और कहा गया कि इस P पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बताइए। इस P पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अब P पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तो क्या करोगे? उसका तरीका है कि आप इन्फिनिटी पर यानी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर एक बॉडी लीजिए। मान लीजिए ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हमने एक पॉइंट ले लिया जो इन्फिनिटी कहा जाएगा। तो इन्फिनिटी पर कोई एक बॉडी हम ले लें। अब इस बॉडी को इन्फिनिटी से उठाकर हम P तक लाएं और देखें कि इन्फिनिटी से इसको उठाकर P तक लाने में हमने कितना वर्क किया। जितने जूल हम वर्क करेंगे वही उस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। एक ही तरीका है निकालने का और कोई तरीका नहीं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर यदि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो आप इन्फिनिटी पर एक कोई बॉडी ले लो और वहाँ से उसे उठाकर ले आइए ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर उस पॉइंट पर जहाँ आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई। आपको फील्ड के अंदर कोई न कोई पॉइंट दिया जाएगा और वहीं पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाएगी। तो मान लीजिए हम इस बॉडी को इन्फिनिटी पर ले लिए। अब यहाँ से इसे उठाकर हम P तक लाएंगे और देखेंगे कि लाने में हमने कितना वर्क किया। जितना हम वर्क करेंगे वही वहाँ की पोटेंशियल है। अब जो पॉइंट हमने इन्फिनिटी लिया है उसकी डिस्टेंस अर्थ से मान लीजिए x है। यहाँ पर इन्फिनिटी का मतलब रियल इन्फिनिटी नहीं है, फील्ड से बाहर मान लीजिए डिस्टेंस x है। अब बताइए जब इस मास को हम यहाँ से ले आएंगे, अच्छा ये मास इन्फिनिटी पर रखा है तो अर्थ इस पर कितना फोर्स लगा रही, जरा इसको निकाला जाए। क्यों? देखो एक चीज हम बताएं, यहाँ ध्यान से एक चीज समझिए। हमने डेफिनेशन में लिखाया क्या है कि ए रीजन सराउंडिंग द अर्थ इन विच ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। अर्थ के चारों तरफ का वो रीजन जिसमें हम ग्रेविटेशनल फील्ड महसूस कर सकें, वह रीजन जिसमें ग्रेविटेशनल फील्ड महसूस हो उसे ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। ये नहीं कहा कि जहां ग्रेविटेशनल फोर्स लगे, जहां तक ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस हो वहीं तक के रीजन को ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि ज्यों-ज्यों आप अर्थ से दूर जाएंगे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड कमजोर होता जाएगा, अर्थ द्वारा लगाया गया फोर्स भी कम होता जाएगा। तो एक सर्टेन रीजन तक तो आपको पता चलेगा कि आपके ऊपर फोर्स लग रहा है, लेकिन उस रीजन से आगे बढ़ेंगे तो फोर्स तो लगेगा लेकिन इतना कम लगेगा कि पता ही नहीं चलेगा कि फोर्स लगा कि नहीं, फोर्स का अनुभव नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए ये है इसकी खोपड़ी, मैंने एक 4 का पार्टिकल गिरा दिया, 5-6 पार्टिकल गिरा दिया, तो सारे पार्टिकल में मास है कि नहीं, और सब गिरते हुए आए, वेलोसिटी है उसमें, मोमेंटम भी, और इसकी खोपड़ी से टकराए, रुक गए, मोमेंटम 0 हो गया। तो जब भी किसी बॉडी का मोमेंटम 0 चेंज होगा तो फोर्स लगाए। तो इन सारे 4 पार्टिकल में इसकी खोपड़ी पर फोर्स लगाया। अब बताओ इससे पूछा जाए कि फोर्स लगा कि नहीं लगा, तो इसे महसूस नहीं होगा, लेकिन फिजिकली मैथमेटिकली कैलकुलेट किया जाए तो फोर्स लगा।
ठीक, तो बात वही है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड जहां तक हम लिए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि फोर्स यहीं तक लगता है, फोर्स आगे तक भी लगता है, लेकिन यहां तक तो महसूस होता है, इतना लगेगा कि पता चल जाएगा कि फोर्स लग रहा है। अब कोई चींटी आपका पैंट पकड़ के खींचे तो खींच तो नहीं, पता चलेगा। तो कभी कभी दुनिया में इतने छोटे छोटे फोर्स भी लग जाते हैं कि जो पता ही नहीं। तो जहां तक ग्रेविटेशनल फील्ड मैंने बोला, वहां तक का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर आप रहेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा फोर्स लग रहा है, उससे बाहर भी लगेगा लेकिन इतना कम होगा कि पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए हमने जब ग्रेविटेशनल फील्ड का डेफिनेशन लिखवाया है तो ये नहीं लिखवाया कि अर्थ के चारों तरफ का वो रीजन जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ये नहीं बोला। अर्थ के चारों तरफ का वो रीजन जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस हो, ठीक है ना। तो यहाँ तक फील्ड है, इसका मतलब यहाँ तक तो फोर्स महसूस होगा। उसके बाद ऐसा नहीं मैं कहा फोर्स नहीं लगेगा, लगेगा लेकिन तो इन्फिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट रखा है तो अर्थ उसको खींचेगी अपनी तरफ, तो कितना फोर्स लगाएगी जरा देखिए। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मास m एट इंफिनिटी, ये जो मास m है वो कहाँ रखा है, तो यहाँ पर इस पर कितना फोर्स लगेगा जरा निकाला जाए। तो G m अपान x स्क्वायर लिखना नहीं, पहले समझिए। तो इंफिनिटी पर हमको पॉइंट ऑब्जेक्ट हम रखे, तो जो रखे तो अर्थ उसको कितने फोर्स से खींच रही है, G m अपान x। अब यहाँ एक चीज देखो कि अर्थ जो फोर्स लगा रही है वो डिपेंड किस पर कर रहा है, x पर। अर्थ जो इस पर फोर्स लगा रही है वो डिपेंड किस पर कर रहा है, x पर, क्योंकि फोर्स के फार्मूले में x आया है। अब ये जो बॉडी इधर की तरफ आएगी x की वैल्यू कम होती जाएगी, और जब x की वैल्यू कम होती जाएगी तो फोर्स बढ़ता जाएगा। इसका मतलब कि किसी बॉडी को यदि इंफिनिटी से हम ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर लाते हैं तो लाते समय जो इस पर फोर्स लगता है वो कांस्टेंट ना होकर वेरिएबल है। ऐसा नहीं है जितना फोर्स यहाँ लगा आती गई उतना ही फोर्स पड़ा रहा है यहाँ तक। जो बॉडी नजदीक आएगी x की वैल्यू कम होती जाएगी, फोर्स बढ़ता चला जाएगा। तो यानी इस बॉडी को इंफिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर लाने में हमारे द्वारा जो फोर्स लगा वो कांस्टेंट ना होकर वेरिएबल है। इट मीन्स द फोर्स ऑन मास m is variable, the force on mass m is variable। अब यहाँ पर आप जानते हो, आपको बताया गया है कि किसी बॉडी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक यदि कांस्टेंट फोर्स लगा के ले जाते हो तब वर्क निकालना हो तो सीधा फार्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यदि किसी बॉडी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाते समय आपका फोर्स लगातार चेंज हो रहा है तो उस समय यदि आपको वर्क निकालना है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उसका एक तरीका निकालने का है, यहाँ समझ लीजिए, आगे भी यूज होगा। बॉडी को पहले थोड़ी दूर लाइए, मान लो ए से बी तक वेरी स्मॉल डिस्टेंस dx लाया। जब भी किसी बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में हमारे द्वारा यदि लगाया गया फोर्स या बॉडी पर लगने वाला फोर्स कांस्टेंट ना होकर वेरिएबल हो और वहाँ वर्क निकालना हो तो उसका बड़ा सीधा सा तरीका है, उसको जीवन भर याद रखना, हर जगह यूज होगा सेकेंड ईयर तक, कि पार्टिकल को पहले थोड़ी दूर लाइए और थोड़ी दूर में फोर्स के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। तो थोड़ी दूर लाने में आपने कितना वर्क किया सिंपल फार्मूले से निकल जाएगा, बाद में उसी को इंटीग्रेट कर देंगे। तो अब बॉडी को वेरी स्मॉल डिस्टेंस लाने में कितना वर्क किया जरा निकाला जाए। मास m is displaced by a very small distance dx, then the work done on
मास m विल बी। तो जब भी आप देखिए कि किसी बॉडी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक हम ले जा रहे हैं और ले जाने में हमारे द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो कांस्टेंट ना होकर और तब वर्क निकालना हो तो पहले थोड़ी दूर ले जाइए, थोड़ी दूर ले जाने में कितना वर्क हुआ निकाल लीजिए। तो हम बॉडी को पहले कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं? अच्छा, जब डिस्प्लेसमेंट हम थोड़ा कर रहे हैं तो वर्क भी थोड़ा ही करेंगे, इसलिए वर्क को हम dw से लिखेंगे। ठीक, तो वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स लगाया गया जी MIM अपॉन एक्स स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट हुआ dx। अब बॉडी को वेरी स्मॉल डिस्टेंस ले जाने में कितना वर्क ये निकल गया। अब इसी को इंटीग्रेट कर दीजिए तो यहां से यहां तक का वर्क निकल जाएगा। इसलिए द वर्क डन ऑन बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P। अब यदि वर्क डन इंफिनिटी से P तक लाने में निकालना हो तो क्या कीजिए, इसी इक्वेशन 2 को इंटीग्रेट कर दीजिए। ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 को ही इंटीग्रेट कर दो। तो इधर पहले dw का इंटीग्रेशन, अब ये हो जाएगा जी MIM अपॉन dx। अब ला कहाँ से रहे हो और अर्थ से कितनी दूर रखना है, r डिस्टेंस दूर रखना, यही लिमिट हो जाएगी। अब जो कांस्टेंट है बाहर कर दीजिए, जी MIM कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में क्या बचेगा 1/x² यानी x पर -2। तो ये हो जाएगा जी MIM, x पर -2 का इंटीग्रेशन होगा x पर -1 अपॉन -1, ये माइनस बाहर कर लीजिए तो माइनस जी MIM और x पर -1 मीन 1/x, लिमिट पुट कर दीजिए। एक बार x की जगह r रखिए और -x की जगह इंफिनिटी रखिए तो 0 हो जाएगा। ये हो गया माइनस जी MIM अपॉन। ठीक, तो इसका मतलब कि हमने इस बॉडी को इंफिनिटी से P तक लाने में कितना वर्क किया निकल गया। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट P, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई माइनस। ठीक, अब यदि यही बॉडी अर्थ के सरफेस पर लाई जाए, यही बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस, तो बस कुछ नहीं होगा, जी MIM रहेगा, बस r ही होगा, क्योंकि अर्थ सरफेस पर डिस्टेंस रेडियस के बराबर हो जाएगी। तो फार्मूला वही रहेगा, बस यहाँ अर्थ की रेडियस हो जाएगी। तो यदि अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाए तो इससे लगाना, और अर्थ के सरफेस पर ना पूछ के अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के भीतर कहीं भी पूछी जाए तो इससे लगाना। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यदि पूछी जाए तो डेफिनेशन क्या देंगे, किसी बॉडी को इन्फिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड के भीतर किसी पॉइंट तक लाने में हम जितना वर्क करते हैं वही उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी है। और इसलिए ग्रेविटेशनल फील्ड के भीतर किसी पॉइंट पर आपको यदि पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो आप इन्फिनिटी पर एक बॉडी रख लीजिए और उसको ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर उस पॉइंट पर लाइए और देखिए लाने में आपने कितना वर्क किया। जितना वर्क करोगे वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगला पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल।
पोटेंशियल। सपोज कर लीजिए ये कोई बॉडी है जिसका मास कैपिटल M है और ये इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है। चाहे पहले ऐसे समझ लो, जैसे मान लीजिए ये ग्रेविटेशनल फील्ड है और ग्रेविटेशनल फील्ड के भीतर आपको एक पॉइंट दे दिया गया P, कहा गया यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताइए। तो मैंने अभी बताया है कि ग्रेविटेशनल फील्ड के भीतर किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तो आप क्या करते हो कि इन्फिनिटी पर एक बॉडी लेते हो और उसे उस पॉइंट तक लाइए और देखिए लाने में आपने कितना, तो जितना वर्क करोगे वही उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी है। और यदि कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है और उसे ग्रेविटेशनल फील्ड के भीतर किसी पॉइंट पर हमने लाया और लाने में हमने जितना वर्क किया उसमें उसी बॉडी के मास से डिवाइड कर दें तो ये उस पॉइंट का पोटेंशियल निकल जाएगा। तो बॉडी को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में जितना वर्क हुआ वो पोटेंशियल एनर्जी है और इन्फिनिटी से वहाँ तक लाने में जितना वर्क किए उसमें मास से डिवाइड कर दीजिए, पोटेंशियल निकल जाएगा। यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन मास। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या हो जाएगी? अरे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वर्क अपॉन मास जूल पर केजी, इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हो, जूल का mL²T-2 अपॉन m T-2 और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज प्योर स्केलर क्वांटिटी, इज प्योर स्केलर क्वांटिटी। यह वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करती है, इसमें कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं होता है। तो ये तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाले में बड़ा माइनर सा डिफरेंस है। इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रख के ग्रेविटेशनल फील्ड में लाइए तो जितना वर्क करोगे वो पोटेंशियल एनर्जी है, आज जितना वर्क किए उसी में मास से डिवाइड कर दीजिए, जिस बॉडी को लाए हो उसी के मास से डिवाइड कर दीजिए तो उस पॉइंट का पोटेंशियल निकल जाएगा। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट मास या पॉइंट ऑब्जेक्ट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट ऑब्जेक्ट। मान लीजिए ये हमारा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, इसने अपने अराउंड इतने रीजन में ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट किया है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट किया है। अब इस फील्ड के भीतर आपको एक पॉइंट दे दिया गया P जिसकी डिस्टेंस बॉडी से r है और कहा गया यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालिए। तो आप क्या करोगे कि इन्फिनिटी पर एक ऑब्जेक्ट लोगे और उसे उस पॉइंट तक आप देखेंगे कितना, तो अब जैसे पिछला निकाले वैसे निकालना पड़ेगा, एग्जाम में आएगा। तो पिछला डेरिवेशन हुआ है ना पूरा कि इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में वर्क कैसे निकाले हो, तो उतना निकालना पड़ेगा। तो मान लीजिए आपने वर्क निकाल दिया, आ गया -GMI r स्क्वायर, कितना है r आएगा, इतना वर्क हुआ। अब इस मास को इधर कर दीजिए तो W/m इज इक्वल टू -GM/r और W/m ही क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फार्मूला ये। अब यही फार्मूला अर्थ के लिए लिखेंगे -GM, ठीक है।
तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फार्मूला है माइनस जी एम ई अपॉन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। तो यदि ये डिराइव करना है तो यहाँ तक तो हम पिछले हेडिंग में किए हैं, तो वहाँ तक आपको भी करना है, फिर ये बढ़ा लेना है। नहीं, न्यूमेरिकल में डायरेक्ट फार्मूला, न्यूमेरिकल में डेरिवेशन कहाँ करते हैं? कोई ऐसा न्यूमेरिकल है क्या जिसमें डेरिवेशन करते हैं? जो फार्मूला लगाना है पहले उसको डिराइव करोगे। हाँ? अब देखिए यहाँ एक और छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, यानी रिलेशन बिटवीन V एंड I। तो अभी आप पढ़े हो I इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, आप V इज इक्वल टू पढ़े हो माइनस जी एम अपॉन आर। डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन 1/2 को, I बाई V इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू माइनस आर अपॉन जी एम माइनस, या V इज इक्वल टू माइनस आई। यानी यदि आपको इंटेंसिटी दी हो तो पोटेंशियल निकल जाएगा, पोटेंशियल दिया हो तो इंटेंसिटी निकल जाएगी। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी। ठीक, कोई दिक्कत? तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद एक दिन पढ़ा देंगे